था। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। ये क्या हो गया? किसी ने सच ही कहा है कि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान को ये तक नहीं पता होता कि कब उसके साथ क्या होने वाला है। अगर इंसान को ये पता होता तो आज हर इंसान सफल, सुरक्षित और सुखी होता। इंसान दिन भर मेहनत करता है और रात में थक हार कर सो जाता है। दूसरे दिन के सुनहरे सपने और अपने आने वाली जिंदगी को सुधारने की ख्वाहिशों को लेकर हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कौन था जो रात की खामोशी में पानी की टंकी की खामोशी को चीरता हुआ हमेशा के लिए खामोश हो गया? उसे इतनी भयानक मौत क्यों मिली? उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर था भी या नहीं? उसकी इस मौत के पीछे कौन थे? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने पसंदीदा शो प्यार में सावधान के इस नए एपिसोड में। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। आप सबके लिए अजमेरी भुर्जी और पराठे लेकर आई हूँ अम्मी जान। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, वरना लोग क्या कहेंगे। 4 कदम पे सास रहती है और बहू को देखिए 4 निवाले तक नाश्ते के नहीं बनवा पाती। आपा जान और दामाद जी कहाँ हैं? वो तो हरी मस्जिद गए हैं। और मेरा बेटा कलीम कहाँ पर है? वो तो उनकी छुट्टियां खत्म हो गई तो वापस विदेश लौट गए। हाय अल्लाह, मेरे से बिना मिले चला गया। मेरे से कम से मिल के तो जाता। मैं तो अम्मी हूँ ना उसके। मैंने उन्हें समझाया अम्मी जान, लेकिन वो कहने लगे रात बहुत हो चुकी है, कच्ची नींद से जगना वाजिब नहीं। अब मैं चलती हूँ अम्मी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आरिफ, क्या हुआ भाई? जल्दी आओ यार, ये देखो बदबू आ रही है यार। हाँ यार, क्या भयानक बदबू। मुझे तो लगता है इसी टंकी सारी भाई। लगता है सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही है। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फोन लगाओ क्या? लगा फोन लगा यार, पुलिस को बुला लो। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलिए, ये देखिए कितना बदबू आ रही है सर, इसलिए हम लोगों ने फोन किया था। सर, ये तो किसी इंसानी डेड बॉडी की बदबू लगती है। ढक्कन उठाओ इसका। अरे मदद करो इसकी। देखा सर, मैंने कहा था ना ये किसी इंसानी डेड बॉडी की बदबू है।
तुम से कोई जानता है इसे? हाँ सर, ये तो कलीम है। 2-4 दिन पहले ही विदेश से लौटा है सर। 3-4 दिन में वापस जाने को कहकर, अब पता नहीं यहाँ कैसी है इसकी लाश। कोई है इसके घर में? हाँ सर, इसकी बीवी को मैं जानता हूँ। बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हेलो एम्बुलेंस, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बात कर रहा हूँ। बादशाह नगर में कलीम अंसारी के बंगले पर आ जाइए। वहाँ एक लाश है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। हाँ भाभी, हाँ। कहाँ है? और भाई तो मेरे साथ। सुबह सुबह का मजाक हुआ ना, तो बहुत बुरी बात है। कहाँ है? या अल्लाह, कयम, कयम, उठो कयम, तुम यहाँ कैसे? कयम, तुम तो विदेश का जाने का बोल रहे थे, फिर यहाँ कैसे? खुदा के लिए उठ जाओ कयम, प्लीज उठ जाओ कयम। संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभाले? संभालते तो ये थे हमें, अब कौन संभालेगा? उठा कयम, उठा कयम। चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को। लेके जाओ इन्हें। हाँ, उठिए, चलिए अब हमारे साथ चलिए, उठिए, चलिए। एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं सलमा का बयान लेके आता हूँ। शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए, बस भी कीजिए, कितना रोएंगे आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए सलमा जी, पुलिस के सामने रोने से आपके पति के कातिल पकड़े तो नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि उन्हें इंसाफ भी ना मिले या उनके गुनाहगार पकड़े भी ना जाए। पर अगर आप चाहें तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। अभी आप रोते हुए कह रही थी कि आपके पति विदेश जाने के लिए निकले थे। हाँ, 1 हफ्ते पहले वो विदेश से लौटे थे। 4 दिन पहले ही फोन आया था, तो वो उसी दिन निकल गए। मगर ये क्या हो गया? किसने किया? हमारा परिवार का सिर्फ एक ही सहारा था। आप फिक्र मत कीजिए, जिसने आपको बेसहारा किया है पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। क्या आपको किसी पे शक है? कैसा शक? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके पति से दुश्मनी हो, जो इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकता है? वो तो विदेश में रहते थे, यहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था, तो दुश्मन कैसे हो सकता है? जो भी दोस्त दुश्मन थे, उनके अपने थे, जैसे ये शरीफ मियाँ। शरीफ मियाँ? ये कौन है? वो मेरे नंदोई हैं। मेरे पति विदेश रहते थे, तो उनसे जरा हंसी मजाक कर लेती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को गलत समझ लिया। एक दिन उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ क्यों मेरे जानू, आप जल्दी आइए ना। आप वहाँ विदेश में, हम यहाँ अपने देश में, बस चांद का दीदार करते हुए रोमांटिक हो जाती। अच्छा जल्दी आइएगा, खुदा हाफिज। अरे दामाद जी, आप यहाँ? अरे चांद को देखकर रोमांटिक क्यों रही भाभी जान? रोमांटिक होना है तो हम है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं? आप हमारे ननन के शौहर हैं, इसलिए हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। तभी तो आपकी इज्जत लेना है। दूर रहिए, आप दूर रहिए, वरना अभी सब कुछ हलीमा आपा को जाके बता देंगे। जा जा बता जाके हलीमा आपा को। हलीमा आपा को बता या अपने उस पति को बता। जा, ना तेरी हलीमा आपा से डरता हूँ ना तेरे पति से। जा जा बता जाके जा। मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जरूर इन्होंने शरीफ मियाँ को कुछ बुरा भला कहा होगा, और शरीफ मियाँ ने शरीफ मियाँ? मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया? जीते जी तो सुख नहीं ले पाया, और मरने के बाद भी उसकी ऐसी गति हो गई। या अल्लाह, उनको किस गुनाहों की सजा दे रहा है तू? मम्मी। मिस्टर शरीफ अंसारी, कहिए। सलमा खातून ने अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाया। मुझ पर? मुझे उससे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो होगी शरीफ मियाँ,
तुम्हारी बुरी नजर जो थी उस पर। मेरी सुना हलीमा तुमने? तुम्हारी भाभी जान पे मेरी बुरी नीयत थी, ऐसा कह रहे हैं ये? एक नंबर की झूठी है वो इंस्पेक्टर साहब। बुरी नजर इनकी नहीं, उसकी थी इन पर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद जी ने कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं उसके साथ करी, बल्कि उसने ही मेरे दामाद जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर साहब, कलीम भाई साहब विदेश में रहते हैं और ये मुझे जब भी अपने आसपास अकेला पाती है तो मुझ पे डोरे डालने की कोशिश करती रहती है। हलीमा, अरे आप भाभी जी आप, सॉरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। माफ कीजिए, मेरे कपड़े। जी भाभी जान कहते हो, कभी जान तो लेकर देखो। सिर्फ नाम से ही शरीफ हो, काम से तो। भाभी जान, आपका दिमाग खराब है क्या? बेचारे भाई साहब वहाँ विदेश गए हैं कमाने के लिए कि आपकी हर जरूरत को पूरी कर सके, आपको हर सुख दे सके, लेकिन आप है कि यहाँ पे बस जाइए जाइए यहाँ से। क्या हुआ सदी? अरे तुम्हारी भाभी जान हमेशा मुझ पर डोरे डालती है, हमेशा। क्या? बहुत गंदी नीयत है उसकी, नजर रखो उस पर। मेरी जगह कोई और होता ना तो ठीक। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने दामाद जी का नाम ले लिया था। हकीकत ये है कि मेरे शौहर के दोस्त सलीम के साथ मेरे ननद के नाजायज संबंध थे। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारे शौहर इतने अच्छे नहीं होते ना तो कब से हमारी गृहस्थी उजड़ चुकी होती। अरे हमने और अम्मी ने तो कई बार अपनी आंखों से देखा है उसे इन पर डोरे डालते हुए। अगर वो हमारे भाई की बीवी ना होती ना तो कब का ही हम उसे घर से निकाल चुके होते। देखिए अम्मी जान, आपके बेटे का कत्ल हुआ है और शक दामाद जी पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि शक हमारे दामाद जी पर नहीं, बहू पर करिए। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब यही बात होगी। क्या ये बात सच है कि आप और? बस इंस्पेक्टर साहब बस। एक बहू का काम होता है अपने ससुराल की इज्जत बनाए रखना, उसे जिल्लत से बचाना, लेकिन कब तक? जब तक उसकी अपनी इज्जत पे आँच ना आए। अगर उसकी अपनी ही इज्जत दांव पे लग जाएगी तो उसे मुंह खोलना ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने दामाद जी का नाम ले लिया था, लेकिन हकीकत बताना अब मेरी मजबूरी बन गई है। हकीकत ये है कि मेरे शौहर के दोस्त सलीम के साथ मेरे ननद के नाजायज संबंध थे। क्या? और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आ गए तुम? ये इंतजार का पल अब कटता नहीं। इंतजार इतना लंबा इसलिए होता है ताकि तुम मुझे प्यार कर सको, समझे बुद्धू? क्या चल रहा है ये सब? शर्म नहीं आती कलीमा तुम्हें? शादीशुदा होकर पराये मर्द के साथ ये सब करते हुए। और सलीम, तुम अपने ही दोस्त की बहन के साथ ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कलीम तुम पे कितना भरोसा करता है और उसी भरोसे का तुम खून कर रहे हो। रुको तुम दोनों, अभी मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। भाभी जान, भाभी जान, मैं भरोसे का ही नहीं, मैं तो उसका भी कत्ल कर दूंगा। और शायद ये उसी का नतीजा है कि मेरे शौहर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या ये बात आपने अपने शौहर को बताई थी? हाँ बताई थी। अब ये बात बताने के बाद ही हनीमा ने मेरे शौहर के सामने मुझे बदनाम करने के लिए ये बात फैला दी
कि मैं इनके शौहर पे डोरे डाल रही हूँ, लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती है? मेरे शौहर को 2 ही दिन में सब पता चल गया। शायद ये इसी झड़प का नतीजा है कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अजीब कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसका किससे संबंध था, किसका किससे संबंध है। क्या हुआ सर? सरिता, समझ में नहीं आता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ननंद कहती है कि भाभी के संबंध थे, भाभी कहती है कि ननंद के संबंध थे, दामाद कहता है कि भाभी जान डोरे डाल रही थी। पर सच कौन बोल रहा है ये कुछ नहीं कह सकते। और जो सच बोल सकता था वो इस दुनिया में है नहीं, और जो इस दुनिया में है वो सच बोल नहीं रहे, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सच बोल रहा है? सरिता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे भी सबके बयान तो हम ले चुके हैं, एक सलीम ही बाकी है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए उससे पहले एक बार सलीम से मुलाकात कर ली जाए। जी सर। चलो। इस केस में क्या हो रहा था पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। किसकी किस पर बुरी नजर थी, कौन किसे चाहता था, कौन किसे नहीं चाहता था, कौन किसे अपना समझता था और कौन किसे पराया। दोस्तों, पुलिस जिससे भी मिलती थी उसे वही शरीफ नजर आता था और दूसरा कातिल। लेकिन ये तब तक ही होता था जब तक पुलिस किसी दूसरे से नहीं मिल लेती थी। दूसरे से मिलने के बाद वही ढाक के 3 पात। पुलिस को वो शरीफ लगने लगता और अब तक पुलिस जिससे मिलकर आई वो उसे गुनहगार लगने लगता। पुलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुनहगार है तो कौन है, वो सजा दे भी तो किसे दे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? सलीम मियां, तुम्हें पता तो होगा तुम्हारे दोस्त कलीम अंसारी की मौत हो गई है। मौत क्या, यूँ लगता है उसकी हत्या हो गई है। जी हाँ सर, अभी अभी मेरी उनकी अम्मी जान से बात हुई है। बहुत अच्छे संबंध थे तुम्हारे इस घर से। जी हाँ। जान सकता हूँ कैसे संबंध थे? बहुत ही गहरी दोस्ती थी साहब हमारी। किससे? कलीम से या उसकी बहन से? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वही जो हमें पुलिसिया बयान में कहा गया, मरहूम कलीम अंसारी की बीवी ने। सलमा, वो तो खुद ही वैसी है साहब। वैसी कैसी, खुल के बताइए। क्या बताऊं साहब, बदचलन है वो। उसे ना सिर्फ कलीम अंसारी के जीजा पे बल्कि मुझ पे भी डोरे डालने की कोशिश किया था साहब। क्यों? उसे पता था कि मैं कलीम अंसारी का बहुत ही पक्का और वफादार दोस्त हूँ। उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं अपने दोस्त यानी उसके शौहर को उसके सारे करतूतों को मैं बता न दूं। सर, मेरा दोस्त विदेश में रहकर काम करके यहाँ एक एक पैसे भेजता है ताकि उसकी अम्मी और पत्नी खुश रह सकें। लेकिन उसकी पत्नी, उसने उसकी अम्मी को ना कि बाहर निकाल दिया बल्कि खर्च भी देने से मना कर दिया। साहब, उसका बेटा उसी के लिए पैसे भेजता था यहाँ पे। वो तो गनीमत थी कि उसकी बेटी और दामाद इसी शहर में थे, नहीं तो न जाने क्या होता उस अम्मी जान का। आपने तो देखा ही होगा इंस्पेक्टर साहब, एक अम्मी अपने बेटी और दामाद के साथ रह रही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सलमा पूरी तरह झूठ बोल रही है? पूरी तरह? अरे सर, वो हर तरीके से झूठ बोल रही है। मतलब तुम साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हो कि सलमा अपने शौहर को मार सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मतलब नहीं मार सकती? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। यूँ तो सलमा दोनों तरफ से तुम पर शक जाहिर कर रही है कि तुम उसके शौहर का कत्ल कर सकते हो। मैं क्यों करूंगा सर? हो सकता है तुम्हारे संबंध उसकी बहन के साथ हो। लेकिन सर, मैंने कहा हो सकता है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि दोस्त के घर जाते जाते दोस्त की बहन से उसके अफेयर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है सर, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। ना कलीम की बहन से, ना कलीम की बीवी से? बिल्कुल कुछ भी नहीं सर। कलीम की बहन ने तो सब बता दिया। अब तुमसे मिलने के बाद कलीम अंसारी की बीवी क्या बताती है ये सुनना चाहता हूँ। ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। एक काम करो, तीनों को पुलिस स्टेशन ले आओ। आगे की सच्चाई वो यहीं बयान करेंगे। ठीक है सर। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब यही होगा। यहाँ मेरे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे मायके वाले होते तो वो मेरी तरफ से बोलते।
सलमा जी, लेकिन सभी आपको ही गुनहगार बता रहे हैं। वही तो मैं बता रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ सबके सब मिले हुए हैं। मैं ठहरी अकेली जान, ना यहाँ मेरे मायके तरफ से कोई है, ना मेरे ससुराल के तरफ से। कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता। मेरे शौहर विदेश से पैसा कमाकर यहाँ भेजते थे और उसमें मेरी सास और ननंद हिस्सा बांटने आ जाती थी। सास का तो हक बनता है, लेकिन ननंद वो भी पैसे मांगने आ जाती थी। मैंने अपने शौहर को समझाया कि आपकी बहन की शादी अब हो चुकी है, अब उनका खर्च चलाना उनके शौहर का काम है। ये सुनकर वो मुझ पे ही भड़क गई। तब से आज तक उसने मुझसे बात नहीं की, और आज भाई मर गया है तो आज अपना हक जताने आ गई। तुम्हें क्या लगता है सरिता, सलमा सच बोल रही है? अभी तक तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। सभी के बयान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसका उसके साथ संबंध है, उसका उसके साथ संबंध है। लेकिन सलमा की एक बात सच है, एक तरफ वो अकेली है और दूसरी तरफ कलीम अंसारी का दोस्त, जीजा और बहन। ये तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं ना? मुझे भी वही लगता है सर। ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि कलीम अंसारी की माँ उसके साथ रहती है। और अक्सर समाज में लोगों का इमोशन माँ और बेटी के साथ ही होता है। वही तो सर, इन सब ने मिलकर इनका बहुत फायदा उठाया है और बड़ी चालाकी से कलीम का मर्डर का इल्जाम सलमा के ऊपर लगा रहे हैं। एक काम करो, तीनों को पुलिस स्टेशन ले आओ। आगे की सच्चाई वो यहीं बयान करेंगे। ठीक है सर। उन तीनों को लाकर पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया, लेकिन अभी भी तीनों का यही कहना है कि गुनाह उन्होंने नहीं किया है। अब पुलिस क्या करेगी? क्या वो बारी बारी अब तीनों के अलग अलग बयान लेगी? क्या वो तीनों पर अलग अलग नजर रखेगी, या फिर उनसे गुनाह कबूल कराने के लिए उन पर पुलिसिया हथकंडे अपनाएगी? पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। गुनहगार कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंच जाते हैं। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, जिससे पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। सच्चाई को कितने दिन तक छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। दोस्तों, ऐसी कहावतें कई बार ऐसे क्रिमिनल्स के सामने गलत साबित हो जाती हैं। क्या हमारी इस कहानी में भी ये कहावत गलत साबित हो जाएगी? क्या हत्यारा सामने होते हुए भी पकड़ा नहीं जाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए जिंदगी बिताएं प्यार में और रहें प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद। तुम्हें कहा कि तुम उन्हें तब तक देख रही थी जब वो स्टेशन की तरफ मुड़ने गया। मुड़ने के बाद वो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन तक पहुंचने से पहले किसी ने उनका किडनैप कर लिया? रात नहीं है सर, यही तो हम बताना चाहते हैं आपको। तो तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि जिस रात कलीम अंसारी की हत्या हुई थी उस रात तुम उसके पीछे स्टेशन तक गए थे?